ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम लोग ई एम एफ भी बोलते हैं, ई एम एफ भी बोलते हैं, और या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लिख देता हूँ पहले। इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर इस चैप्टर को हम लोग ई एम एफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसी के अंदर आएगा सारा चीज़। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से। अगर इसका वेटेज देखे जाए तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें, मतलब कि 2 क्वेश्चंस लगभग लगभग आ जाते हैं। और इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, पिछले साल भी ज़्यादा आया था, इस साल तो फिर भी 2 आया था। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं ईएमआई, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जनरली कहीं कहीं पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लिखा होता है चैप्टर का नाम, और किसी जगह पे ईएमएफ लिखा होता है। तो ईएमएफ में बहुत सारी चीज़ इंक्लूड हो जाते हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें क्या चीज़ होंगे कि जो भी करंट कैरिंग वायर के कारण से इफेक्ट आएगा मैग्नेटिक बिहेवियर वाला, उस चीज़ को स्टडी करने का बात कर रही है। तो हम लोग सारी चीज़ देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारा आता है डायपोल्स, इसमें कि हम लोग को मैग्नेट को समझना है। मैग्नेट को समझना है, वो किस तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ लिया था, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी फार्मूलेज वगैरह भी देखे थे डायपोल्स वगैरह के। और हमारे सिलेबस में सिर्फ डायपोल्स है, मोनोपोल, क्वाड्रपोल ये सारी चीज़ नहीं है। डायपोल्स का मतलब क्या हो गया, 2 पोल। मोनोपोल का मतलब, मोनो मतलब सिंगल, है ना। जैसे अगर मैंने लिखा मोनोपोल, मोनोपोल का मतलब एक पोल। इलेक्ट्रोस्टैट में सिंगल पोल, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। और डायपोल अगर बोल दिया मैंने तो मतलब 2 पोल्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायपोल्स किस तरीके से होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन जो कि आसपास में रखा हुआ आता है। तो ये फर्स्ट तरह का है, ये दूसरा है, और तीसरा है दैट इज़ क्वाड्रपोल। तो क्वाड्रपोल मतलब कि 4 पोल्स होंगे, और इसका बिहेवियर काफ़ी अजीब तरीके से होता है। डायपोल्स के रिलेटिव में इसका बिहेवियर अलग तरीके से होता है। जैसे टॉर्क लगता है तो 180 का रोटेशन कराता है, इसमें 90 डिग्री का रोटेशन कराता है। खैर, तो हमारे सिलेबस में ये क्वाड्रपोल नहीं है, और डायपोल है सिर्फ और सिर्फ। और इलेक्ट्रोस्टैट में मोनोपोल है, क्योंकि हम लोग पहले इसी को ही पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर मैग्नेट्स में आएंगे या फिर ईएमएफ में देखेंगे तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे सिलेबस के लिए। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, अब तो वैसे एग्जिस्ट करने लग गया है, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है। तो हमारे सिलेबस के लिए मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल। तो हम लोगों ने एक बार मैग्नेट हमेशा देखा हुआ है। बार मैग्नेट कैसा होता है, जिसमें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होता है। तो क्योंकि एक बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, तो इसे क्या बोला जाएगा, डायपोल। नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। पहले सबसे बेसिक वगैरह चीज़ें पढ़ेंगे। अब क्योंकि इसके पास 2 पोल है, तो इसीलिए सिस्टम को बोला गया डायपोल। ठीक है। और क्योंकि ये डायपोल है, और डायपोल 2 चैप्टर्स में हम लोग पढ़ लिए, एक तो इलेक्ट्रोस्टैट में और एक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेट्स में। तो इसीलिए इसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैट में जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो एक अलग डायपोल फॉर्म करता है, प्लस क्यू चार्ज इस जगह पे और माइनस क्यू चार्ज इस जगह पे। तो इन दोनों को मिला करके एक अलग डायपोल बनता है। ये भी हमारा क्या है, डायपोल है। तो नाम सेम ना हो जाए इसके लिए हम लोग इसको अलग अलग
तरीके से बोलेंगे, इसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इस तरीके से। अब इन दोनों डायपोल्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, और उन सभी सिमिलरिटीज़ को लेकर के हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बार मैग्नेट्स की बात करूं, तो बार मैग्नेट्स जो है उसमें दो पोल्स होते हैं, और जब भी हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं तो कंपास का यूज़ करते हैं, और कंपास में क्या होता है, निडल्स होते हैं। बेसिकली वो निडल्स क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड होता है। वो कुछ इस तरीके से होता है। और कंपास में लिखा होता है नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ये सारी चीज़। तो अगर ये कंपास अभी इस तरीके से ओरिएंटेड है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ है, साउथ डायरेक्शन इस तरफ है, और ईस्ट वेस्ट फिर अकॉर्डिंगली हम लोग पता कर सकते हैं। बोलो ईस्ट किधर हो जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर ऊपर ऊपर। और नीचे ऊपर। वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने इसको नॉर्थ बोला है, उसको साउथ बोला है, तो ये चीज़ है। तो हमारा ये पोल्स वगैरह हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और मैग्नेट किस तरीके से खुद को अलाइन कर लेता है नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। क्यों अलाइन करता है? क्योंकि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अर्थ अपना एक अलग सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसके कारण से ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, किस डायरेक्शन में अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, जब हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसको पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे। तो जो डायपोल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में देखा था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है तो डायपोल्स भी इसी तरीके से अरेंज हो जाता है। बराबर, ये इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है यहाँ पे भी, और इलेक्ट्रोस्टैट का जो डायपोल है और इसका डायपोल जो है, काफ़ी ज़्यादा हद तक सिमिलरिटीज़ है। तो पहले हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अगर कोई भी डायपोल को मुझे बताना है तो किस तरीके से दिखाएंगे, मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। मैग्नेटिक डायपोल काफ़ी ज़्यादा इजी है, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक डायपोल आता है अच्छे तरीके से, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक डायपोल आता है तो समझ लो मैग्नेटिक डायपोल तुम्हें आराम से आता है, और कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी सारे फार्मूले तुमने लर्न किए हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में, वो सारे के सारे फार्मूले मैग्नेटिक डायपोल में यूज़ किए जा सकते हैं। समझते हैं? पहला चीज़, अगर इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें तो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होते थे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। और जो डायपोल का डायरेक्शन था वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव के डायरेक्शन में था। सेम वे में यहाँ पे भी, ये जब हम लोग बार मैग्नेट लेते हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कुछ बोला गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल को बोला गया पॉजिटिव चार्ज की तरह, और साउथ पोल को बोला गया नेगेटिव चार्ज की तरह। बराबर, यहाँ पे ये जो डायपोल का डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी जो डायपोल का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे P। क्या बोलेंगे? P इज़ व्हाट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इस जगह पे M को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल
मोमेंट। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते जाना, बहुत ही ईजी चीज़ है। दूसरा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डायपोल मोमेंट हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड में, वो कितना लिखते हैं, कोई भी एक चार्ज उसके मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस क्यू बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। है ना। तो अगर इसका बीच के डिस्टेंस को मैं ए बोल लेता हूँ तो डिस्टेंस बिटवीन देम ए हो जाएगा, और ए पे वेक्टर हम लोग लगा देते हैं, बराबर। साथ ही साथ मैग्नीट्यूड अगर लिखना है मुझे तो P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ए। अरे सिंपल सा चीज़। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी डिफाइन करते हैं इन चीज़ों को। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसके लिए मुझे दो चीज़ चाहिए। क्या चीज़ चाहिए, एक तो Q चाहिए और एक A चाहिए। A तो मिल जाएगा, A इज़ द लेंथ या फिर डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ये हम लोग L बोल लेते हैं। लेकिन मुझे Q तो चाहिए। Q है क्या चीज़, समझो जरा सा। Q क्या चीज़ है, Q किस बात को बताता है, अच्छा, बेसिकली चार्ज के चार मैग्नीट्यूड को बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। हाँ सर। या फिर पॉजिटिव चार्ज अगर 5 कूलम है या फिर अगर 10 कूलम है तो 10 कूलम वाला का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। है ना। ये मैग्नीट्यूड को बताता है, उससे हमें ये पता चलता है स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। सेम वे में कोई नॉर्थ पोल और कोई साउथ पोल होगा, और किसी किसी बार मैग्नेट में तुम देखते होगे कि वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है नॉर्थ पोल का, और कुछ वीक अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ पोल अगर साउथ पोल के सामने रखा गया, सपोज ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और ये बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर गया, इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्यू, इसका क्यू अगर मैं बोलूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई मैग्नेट काफ़ी कम अट्रैक्ट हो रहा है या फिर उतना ज़्यादा स्ट्रांगली अटैक नहीं कर पा रहा है, फोर्स उस पर कम लग रहा है इस मैग्नेट के कारण से इधर, तो हम लोग बोलेंगे वीकली अट्रैक्ट कर रहा है, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़रूर कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। तो उसी सर वो तरीके से वापस रिपीट कर। हाँ सर। सर मैं सर यहाँ पे जैसे बोलूँ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इस जगह पे तुमने एक नेगेटिव चार्ज रखा है, ये बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर गया, और यहाँ पे तुमने क्यू चार्ज रखा है और ये धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहा है। तुमने बोल दिया कि F1 बड़ा है F2 छोटा है, इसका मतलब क्या है कि Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। हाँ यस सर। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे अगर ज़्यादा फोर्स लगा है और नीचे वाले में कम फोर्स लगा है, दैट मीन्स जो ये नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके स्ट्रेंथ को डिनोट किया गया स्मॉल एम से, इसे बोला गया पोल स्ट्रेंथ। सो स्मॉल एम इज़ बेसिकली पोल स्ट्रेंथ। जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे Q से डिनोट किया चार्ज के स्ट्रेंथ को, तो यहाँ पे M से डिनोट किया हमने पोल स्ट्रेंथ, पोल के स्ट्रेंथ को डिनोट किया। तो अगर हमारे पास नॉर्थ पोल है तो उसके लिए हम लोग प्लस एम लिखेंगे, और अगर हमारे पास साउथ पोल है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एम, बराबर। अब मैग्नेट में भी दो चीज़ें होते हैं, दो तरह के लेंथ लिए जाते हैं। कौन कौन सा लेंथ लिया जाता है, एक ज्योमेट्रिकल लेंथ लिया जाता है और एक मैग्नेटिक लेंथ लिया जाता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस जगह पे है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे बोला जाता है ज्योमेट्रिकल लेंथ, मतलब जो एक्चुअल में तुम्हें दिख रहा है वो वाला लेंथ। और एक लेंथ होता है मैग्नेटिक लेंथ, जो रिलेटिवली कम होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो एग्जैक्टली एंड पे नहीं होते हैं, थोड़ा सा पीछे होता है, तो इस लेंथ को बोला जाएगा मैग्नेटिक लेंथ। और इसमें
रिलेशन जो है डेट मैग्नेटिक लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 0.84 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है उतना, लेकिन फिर भी याद हम लोग रख सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्चुअल में नेगेटिव जो चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है वो इस जगह पे प्रेजेंट है, आया ना, इस जगह पे प्रेजेंट है। तो मुझे डिस्टेंस भी यहाँ पे इन दोनों के बीच का लेना चाहिए। तो जब m लिखेंगे हम लोग तो बताओ क्या लिखेंगे, q इंटू ए के जगह पे क्या लिखेंगे, m इंटू एल मैग्नेटिक लेंथ। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। वेक्टर साइन को हटा देता हूँ मैं, m पे जो वेक्टर है, क्योंकि वो बस डायरेक्शन को डिनोट करता है और कुछ नहीं। तो m मैंने बता दिया पोल स्ट्रेंथ है, एल m क्या है हमारा, मैग्नेटिक लेंथ। यहाँ तक किसी को भी कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आया सबको समझ में? यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक सा चीज़ मैंने बता दिया कि डायपोल मोमेंट हम लोग किस तरीके से लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एज वेल एज इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो तुम्हें पता ही था, उसी से हम लोग यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड वाला लिख लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी वगैरह देखते हैं क्या होता है ये। तो हेडिंग डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या जो भी बोलो। तो जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो क्योंकि हमेशा जो मैग्नेट्स वगैरह होते हैं वो दो पोल में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग डायपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है, पहले डिफ़ाइन कर लेता हूँ। डिफ़ाइन करने के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ पहले। तो क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल, और दूसरा क्या था, मैग्नेटिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोगों ने किस तरीके से डिफाइन किया था, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड को, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख लेते हैं हम लोग कैसा है। इस जगह पे होंगे नेगेटिव चार्ज और इस जगह पे होंगे पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इस जगह पे अगर रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अरे बोलो, कोई दिक्कत? यस सर। क्या दिक्कत है क्या? मोस्ट। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एंड होता है। ऐसा कुछ। अब यही चीज़ मैं मैग्नेट में बना लेता हूँ, मैग्नेटिक डायपोल में। तो मैग्नेटिक डायपोल में कैसा बनेगा, इसमें भी नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं। जब हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा दो केस हो जाता है। एक, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट और आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड दो अलग अलग चीज़। तो जब नॉर्थ पोल है
तो नॉर्थ पोल पे क्या आएगा प्लस एम, और साउथ पोल पे क्या आएगा माइनस ऑफ एम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की बात करते हैं। आउटसाइड कहाँ से कहाँ तक होगा? एग्जैक्टली नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगा, है ना, नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगा, प्लस से, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव पे जा करके एंड होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इस तरीके से एंड हुआ, और यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ, ये इस तरीके से। ये ऐसा, और भी जितने बनाना है बना सकते हैं हम लोग, ऐसा। लेकिन जब हम लोग अंदर आते हैं तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है। वो अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ऐसा। सर एक और बार रिपीट कीजिए ना जो आप बोले। मैं लिखा भी देता हूँ उस चीज़ को। यहाँ पे जो था इलेक्ट्रिक फील्ड, starts from positive and ends to negative। लेकिन इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला चीज़ है ये कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन लूप। क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है, ये क्यों स्टेटमेंट सही है हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फ्लक्स वगैरह जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस समय लाइंस वगैरह भी आएंगे, और क्यों ये लाइंस लूप में एग्जिस्ट करते हैं वो सारी चीज़ हम लोग वहाँ पे भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ कि हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑलवेज लूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक बात तो मुझे तय है कि लूप में एग्जिस्ट कराना है। अगर लूप में एग्जिस्ट कराना है तो ये एरोज इस तरीके से जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये है आउटसाइड और ये है इनसाइड, ये वाला है इनसाइड, आया ना? तो बताओ डायरेक्शन किधर हो गया? Yes. डायरेक्शन किधर हो गया? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, Not to आउटसाइड के लिए, outside. और फ्रॉम Inside kids. साउथ टू नॉर्थ किसके लिए? साइड। इनसाइड के लिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस वगैरह, है ना, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और इधर तो हम लोग ई से डिनोट करते हैं। अब इसके भी यूनिट्स वगैरह हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? ई इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू, याद है ना? हाँ सर। फोर्स पर Yeah. चार्ज। सेम वे में यहाँ पे भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और बी हम लोग कैसे लिखेंगे? एफ डिवाइडेड बाय एम, बस चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे अगर सपोज कोई भी पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज था तो उस पर फोर्स लगता था। जैसे कि मैं बताता हूँ, लेट्स से कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, और तुमने एक पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई भी चार्ज रख दिया सपोज प्लस क्यू, तो इस पर फोर्स लगता था इस डायरेक्शन में। वो फोर्स कितना लगता था? एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू, इतना फोर्स लगता था।
उसी तरीके से अगर इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सपोज तुम्हारे पास एक मोनोपोल है और तुमने एक मोनोपोल रख दिया सिर्फ नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल क्या है +m, तो इस पर भी फोर्स लगेगा और फोर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा m × p। समझ में आ रहा है क्या? जैसे यहाँ पे डिफाइन किया उसी तरीके से हम लोगों ने नीचे डिफाइन करा। तो इस नॉर्थ पोल पे आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो फोर्स m × b से लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम लोग को पता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जनरली टेस्ला में लिखते हैं, इसका यूनिट हम लोग टेस्ला में लिखते हैं या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर, जब फ्लक्स वगैरह स्टार्ट होगा उस समय हम लोग वेबर वगैरह देखेंगे क्या होता है। तो इसको टेस्ला को हम लोग सिर्फ स्मॉल t से डिनोट करेंगे और इसको WB पर मीटर स्क्वायर से हम लोग लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत इसमें? Yes. नहीं। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलते हैं, सिंपल सा चीज़। और निगेटिव चार्ज है हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा कर के एंड होता है। सेम वे में अगर हमारे पास सिर्फ नॉर्थ पोल है, मोनोपोल एग्जिस्ट कर गया तो ऐसा होगा, और अगर तुम्हारे पास साउथ पोल है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। क्लियर? और अगर इसमें साउथ पोल है तुम्हारे पास तो साउथ पोल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। F इज इक्वल्स टू m × b। माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि माइनस डायरेक्शन को डिनोट करता है और मेरा डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे एरो के साथ मेंशन किया गया हुआ। क्लियर है क्या? तो ये -m है, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। और अगर यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज होता -q तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता, और फोर्स कितना लिखते हैं हम लोग? q × e। माइनस यहाँ पे भी नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन को बताता है सिर्फ नेगेटिव साइन। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है इसमें? अब फोर्स, हाँ सर समझा। हाँ, अब नहीं इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग देखते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? E इज इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखते थे? K Q/R²। ये हम लोग लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे। Q को रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस करेंगे? Q को M से रिप्लेस करेंगे, और R को R ही रहेगा। और K को किससे रिप्लेस करेंगे? K को रिप्लेस करेंगे μ0/4π। तो ये शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इसे याद रख लेना। डेट जितने भी सारे फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैट में जो चीज़ है K वो रिप्लेस होगा μ0/4π से। और जहाँ जहाँ पे एप्सिलॉन है उसको किससे रिप्लेस करेंगे? जिस जगह पे एप्सिलॉन है उसको हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे। 1/4π एप्सिलॉन इज रिप्लेसेबल विथ μ0/4π। सो 4π कैंसिल आउट हो गया, तो 1/एप्सिलॉन को रिप्लेस करा जाएगा μ0 से। तो म्यू नॉट को बोलते क्या है मतलब? अभी उसी सब चीज़ों को मैं बता रहा था। तो ये चीज़ आ गया हमारा। इसमें अब किसी को कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला मैग्नेटिक सर। फील्ड के लिए। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। तो मान लो कोई भी एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है इस जगह पे, ये नॉर्थ पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ +m दिया होगा, और मुझे r डिस्टेंस पे
मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना था कि r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय आर स्क्वायर, जिसमें कि म्यू नॉट का मतलब होता है, इसमें एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब होता है, परमिटिविटी, परमिटिविटी। और इसमें क्या होगा, परमिएबिलिटी। ठीक है क्या, दिस इज व्हाट, परमिएबिलिटी, एबिलिटी टू गेट इंड्यूस्ड या फिर टू सपोर्ट और अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट बेसिकली ये इस बात को डिनोट करता है कि जो भी मीडियम है, ये मीडियम का प्रॉपर्टी है, और क्योंकि नॉट लिखा हुआ है तो ये फ्री स्पेस का होगा। ठीक है क्या, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन आर, वो किस तरीके से लिखते हैं, एप्सिलॉन, बोलो, m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से लिखते हैं, जिसमें कि एप्सिलॉन एफ क्या है, मीडियम का परमेबिलिटी, इसमें भी ये चीज़ है फ्री स्पेस का। तो सेम वे में यहाँ पे भी हम लोग वही लिखते हैं, म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं बताएगा जितने अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे भी इतने अच्छे तरीके से नहीं बताया गया था, तुम समझ लो। मैं कंपेयर कर कर के बता रहा हूँ ताकि तुम्हें बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और म्यू आर क्या है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी है, सॉरी ये परमिटिविटी है, और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये चीज़ है। अब इसके वैल्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं कि ये एप्सिलॉन आर का, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है और म्यू आर का वैल्यू कितना होता है। अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखें तो वो कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट कितना होता है, क्या होता है यूनिट, फैरेड पर मीटर। कैसे फैरेड पर मीटर, कोई बता सकता है, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है ये, सिंपल सा, बोलो। कैपेसिटेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा, C इज इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, आया ना। C को किस में लेते हैं हम लोग, फैरेड में, A मीटर स्क्वायर, D मीटर, तो फैरेड पर मीटर, क्लियर। सेम वे में यहाँ पे अगर मैं म्यू आर का वैल्यू देखूँगा तो जो म्यू नॉड का जो वैल्यू होता है डेट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। एच इज़ हेनरी, अभी हम लोग आगे जा कर के पढ़ेंगे हेनरी का क्या मतलब होता है, अभी के लिए बस समझ लो क्या ये हेनरी होता है, एच। तो ये हो गया हमारा म्यू नॉड और इसके वैल्यूज़ वगैरह। आई थिंक हर एक चीज़ मैंने लगभग बता ही दिया है। अब डायपोल पे आते हैं हम लोग। तो डायपोल में हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यूज़ वगैरह लिखते हैं उसको देखते हैं। तो क्या होगा, हेडिंग इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे बताना है किसके कारण से, मैग्नेटिक डायपोल के कारण से। तो मैं इसमें दोनों चीज़ को कंपेयर कर लेता हूँ एक बार।
इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देख लेता हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का और एक मैग्नेटिक डायपोल का। तो इस तरीके से दोनों का रिवीजन हो जाएगा। डेरिवेशन तुम लोग को पता ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कराया गया होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हें नहीं पता तो एक बार देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो डेरिवेशन यहाँ पे अभी नहीं करा रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक डायपोल थोड़ा सा बता दूंगा डेरिवेशन के बारे में कैसे आया था, और मैग्नेटिक डायपोल। तो दो डायपोल हैं, एक मैग्नेटिक डायपोल और एक इलेक्ट्रिक डायपोल। तो दो तरह के पोजीशंस होते थे। अगर हमारे पास एक डायपोल रखा हुआ है, अगर हमारे पास एक डायपोल है, तो डायपोल मैं यहाँ पे देता हूँ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले तो एक्सिस बनेगा, ये हो गया एक्सिस, और यहाँ पे डायपोल्स रखे हुए हैं, एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, और एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये डायपोल का डायरेक्शन डेट इज़ पी, पी से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो दो पोजीशंस थे, बताओ इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल पोजीशन, एक्सियल एक्सियल पोजीशन। और इस पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन। और इन दोनों लोकेशंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो कितना था? इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डायरेक्शन में। अगर डायपोल हमारा इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, चाहे तुम इस लोकेशन पे रहो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लोकेशन पे रहेगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और यहाँ से मैं डिस्टेंस जो ले रहा हूँ डेट इज़ आर, एंड आर इज़ मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, ऐसा हम लोग एजम्पशन लिए थे। और एजम्पशन लेने के बाद फिर हम लोगों ने डिराइव करा था। कैसे डिराइव करा था? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दोनों को फिर हमने क्या कर लिया था? रिजल्टेंट ले लिया था। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव चार्ज वाला नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में होगा, और वहाँ पे E1 माइनस ऑफ E2 कर लिया था हम लोगों ने, तो ई नेट निकल गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन इस तरीके से हुआ था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आया था एक्सियल पोजिशन पे, वो कितना आया था बताओ, याद है क्या? 2kp by r cube. This was the electric field at the axial position. अभी हम लोग इक्वेटोरियल का भी लिखेंगे, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो अपोजिट डायरेक्शन में आता था, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? सिर्फ माइनस के पी बाय आर क्यूब, है ना। माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर पी पे तुम एक वेक्टर डाल दोगे तो माइनस साइन मुझे लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आएगा? मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा? हाँ सर। हाँ, क्योंकि डायरेक्शन को डिनोट करता है माइनस, और पी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब तो माइनस लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज वेक्टरली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मैं चलो वेक्टर फॉर्म में भी लिख ही देता हूँ। तो ई अगर एक्सियल लिखूँगा वेक्टर फॉर्म में, तो ई एक्सियल विल बी इक्वल्स टू 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये होगा। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा? माइनस के पी बाय आर क्यूब, ये होगा। अगर तुम्हें ये फार्मूला पता है तो तुम आराम से मैग्नेटिक फील्ड वाले का फार्मूला बता सकते हो। तो पहले मैं एक्सेस बना लेता हूँ।
तो इस जगह पे एक बार मैग्नेट होगा, और बार मैग्नेट जो डाइपोल के फॉर्म में होता है ऐसा, नॉर्थ पोल इसका इधर और साउथ पोल इस तरफ, इसका पोल स्ट्रेंथ +m और इसका पोल स्ट्रेंथ -m, और इन दोनों के बीच में कुछ लेंथ वगैरह है, और मुझे r डिस्टेंस पे चाहिए, जो कि r डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है l से, और इस डायरेक्शन में होगा कैपिटल M, ये होगा कैपिटल M का डायरेक्शन। तो ये लोकेशन फिर से क्या कहलाएगा इस डायपोल के लिए? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल। और ये लोकेशन क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन। हाँ सर। तो डायरेक्शन फिर से किधर होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का? एग्जैक्टली सेम जैसा इधर था, इस वाले में था। तो दिस विल बी द बी एक्सियल। और बताओ बी एक्सियल का फॉर्मूला क्या होगा? बी एक्सियल का म्यू नॉट, बोलो। 2 म्यू नॉट अपॉन आर क्यूब, और सब वो पी का क्या म्यू नॉट होगा अपॉन 4 पाई। पहले तो हाँ के को रिप्लेस करा, फिर पी को रिप्लेस करेंगे, पी को एम से रिप्लेस किया जाएगा, और वेक्टर अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, और डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर क्यूब। हाँ सर। डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये आ जाएगा आंसर हमारा एक्सियल के लिए। तो इक्वेटोरियल के लिए क्या होगा? और वो भी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। दिस विल बी द बी इक्वेटोरियल। बताओ इक्वेटोरियल का क्या होगा? bx म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर आर क्यूब। क्यूब। ये सिंपल सा आंसर। तो इतना सिंपल है, इसीलिए मैंने बोला पहले एक बार रिवाइज कर लो, फिर आराम से हम लोग इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, ये एक लेक्चर का टॉपिक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब एक और चीज़ होता था जिसमें हम लोग किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे निकालते थे ना, किसी भी जनरल एंगल पे निकालते थे, जनरल थीटा पे। इस लोकेशन पे जाएंगे तो हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा? तो अगर याद करो डेरिवेशन, तो इसका कंपोनेंट लिया था हम लोगों ने, नीचे कर लेता हूँ मैं, याद है क्या तुम लोग को? हाँ सर। है ना? तो चलो, ये था P, और क्योंकि थीटा एंगल पे जाना है मुझे, तो इस P का 2 कंपोनेंट किया था, एक इस डायरेक्शन में, तो दिस वाज P cos थीटा, p और cos। एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दिस वाज P sin थीटा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इसके कारण से इस डायरेक्शन में होगा, विच विल बी एक्सियल, सॉरी इक्वेटोरियल, और इसके कारण से इस डायरेक्शन में होगा, विच विल बी एक्सियल। और एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है? 2kp/r³। इक्वेटोरियल का क्या होता है? kp/r³। लेकिन ध्यान रखना, p अब हमारा चेंज हो चुका है। p कितना हो चुका है? एक्सियल किससे निकला? इससे निकला एक्सियल, तो हो जाएगा 2kp sin थीटा डिवाइड बाय r³। और इक्वेटोरियल किससे निकला है? इससे इक्वेटोरियल निकला है। और मैंने फॉर्मूला उलट दिया, 2 इसमें नहीं आएगा। एक्सियल में 2 आता है क्या? आता है। इक्वेटोरियल में 2 आता है क्या? आता है सर। नहीं आता है, नहीं। है ना? तो यहाँ पे 2 होगा। सॉरी, फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ। इस जगह पे ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन से इक्वेटोरियल मुझे मिलेगा या एक्सियल? इससे मिलेगा मुझे एक्सियल, और इससे मिलेगा मुझे इक्वेटोरियल। अब सही हुआ। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को थोड़ा इंटरचेंज कर लेता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 2kp/r³, और p के जगह पे p cos थीटा में लिखूँगा, ये ऐसा। और ये क्या लिखूँगा मैं? kp sin थीटा/r³। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में, विच विल बी एट एन एंगल अल्फ़ा। ये जो एंगल होगा वो अल्फ़ा होगा।
तो ई कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ दिस इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर प्लस ई एक्सियल का होल स्क्वायर। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा मैं वो लिख लेता हूँ, दैट इज के पी बाय आर क्यूब रूट अंडर ऑफ 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा ई नेट आता है। और कितना एंगल होता है, टेन अल्फा, टेन अल्फा जो tan theta by 2। टेन थीटा बाई 2 आता है, क्योंकि तुम इसको दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। तो इधर का निकालना और आसान हो गया हमारे लिए। तुमने इधर का काम कर लिया, मतलब इस जगह का भी काम कर लिया। सेम वे में बार मैग्नेट है, अगर थीटा एंगल पे निकालना है तो दो कंपोनेंट आया, ऐसा और ऐसा। तो सेम वे में मैग्नेटिक फील्ड इधर और इधर आया, ये हमारा एक्सियल वाला आएगा और ये इक्वेटोरियल वाला आएगा। और रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये टेन एंगल ऑफ थीटा और इस डायरेक्शन में m है, ये m cos थीटा और ये m sin थीटा। और फिर p जो आ जाएगा डेट विल बी रूट अंडर ऑफ b इक्वेटोरियल का स्क्वायर b एक्सियल का स्क्वायर। सो फाइनल आंसर मैं लिख लेता हूँ। सो b नेट विल बी इक्वल्स टू, बताओ कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 पाई इंटू p है, p की जगह पे क्या लिखे हैं, m, नीचे r क्यूब, m/r²। r क्यूब होगा ना, स्क्वायर क्यों होगा, हाँ सर, हाँ सर। रूट अंडर ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया आंसर। और दूसरा tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2 आ गया। सिंपल सिंपल से चीज़ें थे जो कि हम लोगों ने आसानी से कर दिया। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में अगर तुमने क्वेश्चन किए होंगे तो सिमिलर क्वेश्चन ही यहाँ पे भी बनते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल फील्ड में अगर हमारे पास डायपोल रखा हुआ है तो उसका किस तरीके से बिहेवियर होगा वो देखता हूँ। तो डायपोल एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि हम लोगों ने ये केस किया हुआ है कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है और एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। पहला केस करेंगे हम लोग कांस्टेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, केस 1, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो भी है डेट इज कांस्टेंट। फिर क्या करेंगे, वेरिएबल। तो देखो फिर से मैं इसमें डिवाइड कर लेता हूँ, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट भी रिवाइज होते जा रहा है। पहले इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल। तो अगर हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा, ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगता है, बोलो कितना लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में क्यू ई लगेगा और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा डेट विल ऑल्सो बी क्यू इंटू ई, जिसके कारण से क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड में सेम होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाना है, 0। तो एक सिंपल सा केस था। सेम वे में मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ कि अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड है डेट इज़ कांस्टेंट, तो अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट रखा गया, बार मैग्नेट को एक सिंपल एम से भी डिनोट किया जा सकता है। यहाँ पे पी था, तो इस जगह पे नॉर्थ पोल और इस जगह पे साउथ पोल, डेट मीन्स प्लस एम इस जगह पे, माइनस एम इस जगह पे, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, डेट विल बी एम इंटू बी, और इस डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लगेगा और वो भी एम इंटू बी होगा। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो नेट फोर्स फिर से कितना हो जाएगा, 0। केस एग्जैक्टली सेम। अब दूसरा टॉर्क देखते हैं, टॉर्क कितना लगेगा, क्योंकि हमारा अभी भी जो एक्सटर्नल फील्ड है डेट इज़ कांस्टेंट। टॉर्क के लिए कैलकुलेशन, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले देख लेते हैं, कांस्टेंट, और डायपोल तुम्हारा हो गया इस तरीके से थीटा एंगल पे। अगर थीटा एंगल पे डायपोल रखा हुआ है तो याद होगा तुम्हें फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो लिख दूँ, पॉजिटिव चार्ज के कारण से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में विच विल बी क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में विच विल बी क्यू इंटू ई। और ये कपल फोर्स है, तो कपल फोर्स के कारण से टॉर्क कैसे लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लूँगा, अगर इसको मैं ए बोलाऊँ तो ए साइन थीटा हो जाएगा। सो टॉर्क कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज़ ए साइन थीटा। फोर्स का वैल्यू पुट कर लो, Q इंटू ई इंटू ए साइन थीटा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पी ई साइन थीटा, बराबर है क्या। और टॉर्क को हम लोग एक नए फॉर्मूले से लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। याद है ये फॉर्मूला, यस सर। हाँ पी सर। क्रॉस ई। इसी तरीके से हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आया था। तो फिर क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा ही काम होगा। अगर तुमने कुछ पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर दिया है डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये बार मैग्नेट है मान लो, तो इस जगह पे प्लस एम होगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस जगह पे माइनस एम होगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा विच विल बी इक्वल्स टू एम इंटू बी, और इधर भी एम इंटू बी होगा। सो टॉर्क कितना आ जाएगा, वही फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज़ एल इंटू साइन थीटा, अगर थीटा एंगल से तुमने रोटेट कराया तो। और फिर से फॉर्मूला हमारा वही आ जाएगा विच विल बी एम इंटू बी इंटू साइन थीटा, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिख लेंगे, तो टॉर्क वेक्टर फॉर्म में जो आ जाएगा डेट विल बी इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, आगे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ये काम में आएगा जब हम लोग लूप वगैरह बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में। आगे जा कर के जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये फार्मूला हमारे काम का है। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी हम लोगों ने डिराइव करा था, तो पोटेंशियल एनर्जी यू कितना निकल के आया था, माइनस ऑफ पी डॉट ई, याद है। यस सर। और Yes, रेफरेंस क्या लिया था हम लोगों ने, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी 0 रेफरेंस लिया था। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट विल बी माइनस ऑफ पी के जगह पे एम डॉट बी, और थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी 0। बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं, बस उसी को नए तरीके से रीडिफाइन कर रहे हैं। अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, केस 2, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, मतलब बी इज़ नॉट कांस्टेंट, बोलने का मतलब ये है। तो इसमें भी दो केस, इसमें भी दो पार्ट में कर लेता हूँ।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास है डाइपोल ऐसा, तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज। इसका डेरिवेशन पता है क्या? पता है तो फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले लिख लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? एक्स का फंक्शन। एक्स क्या है? ये डायरेक्शन है। तो अगर मैं इस लोकेशन को एक्स बोल लेता हूँ तो ये लोकेशन क्या होगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स या फिर डी एक्स, जो भी बोल लो। क्यों डी एक्स बोला? क्योंकि ये जो लेंथ है काफ़ी छोटा सा है, दैट इज़ डी एक्स। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कितना लगेगा? एफ विल बी इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ई कितना हो जाएगा? एक्स प्लस डी एक्स। तो ऐसा करता हूँ मैं, छोटा सा डेल्टा एक्स मान लेता हूँ, डी एक्स ना ले करके डेल्टा एक्स ले लेता हूँ। डेल्टा एक्स, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F2 विच इज इक्वल्स टू Q इंटू ई एक्स। कौन सा ज़्यादा मैग्नीट्यूड में फोर्स होगा? F1 ज़्यादा होगा। सो नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू F1 माइनस ऑफ F2। कितना हो जाएगा F1? Q इंटू ई एक्स प्लस ऑफ डेल्टा एक्स माइनस Q इंटू ई, ये वाला एक्स। ऊपर नीचे मैं डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, Q को कॉमन ले लिया, ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई एक्स, और ऊपर नीचे मैंने डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो डेल्टा एक्स से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो ये डेल्टा एक्स इसके पास चला जाएगा, ये डेल्टा एक्स। तो Q इंटू डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा बोलो? और ये क्या चीज़ है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ ई एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये क्या चीज़ है? तुम मुझे बताओ। नहीं समझ में आ रहा है? ये है डायपोल मोमेंट। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा P। और ये क्या चीज़ है? मैथमेटिकल टूल, एकदम बिल्कुल 11th में पढ़ा हुआ तुमने, इट इज़ डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स। डी बाय डी एक्स, क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स जो होगा वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये हमारा फॉर्मूला है ई निकालने का, इलेक्ट्रिक सॉरी ई बोला नहीं, एफ होगा ये, फोर्स, नेट फोर्स। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे भी मुझे सेम चीज़ डिराइव करना चाहिए। अगर यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वेरिएबल है और एक्स के फंक्शन में हो सकता है, आर के फंक्शन में हो सकता है, और तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है, इस जगह पे प्लस एम और इस जगह पे माइनस एम, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा आगे की डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में, एक F1 और एक F2 सेम वे में। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F1 माइनस ऑफ F2। और फिर सारे काम एग्जैक्टली हम लोग वही करेंगे, m कॉमन आ जाएगा और ये b एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ बी एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स ऊपर। तो इधर से हमारे पास जो मैग्नेट नेट फोर्स निकल कर के आएगा इस बार मैग्नेट पे, दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, m कैपिटल M इंटू डी बी बाय डी एक्स। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है मुझे? जब भी हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो तभी यूज़ करेंगे हम लोग। कांस्टेंट होगा तब तो नेट फोर्स ज़ीरो ही होने वाला है। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, यस तो सर। ये पूरा का पूरा आई थिंक मैंने बता दिया तुम लोग को, जितने भी हो सकते थे। अपने टाइम। सारे फोर्सेस वगैरह बता दिए। एक दो चीज़ और है, अगर मैं पोल को, ये सपोज मेरे पास एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट को मैं कट करूं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है,
मैं दो तरीके से कट कर सकता हूँ, एक इस तरीके से कट कर सकता हूँ और एक इस तरीके से कट कर सकता हूँ। तो पहले वाले मेथड से अगर मैं कट करूँगा तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा, साउथ, नॉर्थ, और दूसरा जो कट होकर के निकलेगा ये नॉर्थ और ये साउथ, और लेंथ कितना हो जाएगा L/2 एंड L/2। लेकिन पोल स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ, अगर इस जगह पे पोल स्ट्रेंथ -m है और इस जगह पे +m है, तो यहाँ पे अलग से जनरेट हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्यों जनरेट हुआ वो आगे जा कर के पता चलेगा, अंदर भी छोटे छोटे डायपोल्स होते हैं। तो ये साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो -m ही होगा और इसका भी +m ही होगा। लेकिन अगर मैं सेकंड केस से करूं कट, तो हमारा नया बार मैग्नेट कुछ ऐसा बनेगा, पतला सा और नीचे एक पतला सा। तो ये साउथ पोल रहेगा और ये नॉर्थ पोल रहेगा, फिर से साउथ पोल नॉर्थ पोल, लेकिन इसका पोल स्ट्रेंथ इस बार चेंज हो जाएगा। और पोल स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा इसका, +m/2 एंड -m/2, और इसका भी -m/2 एंड +m/2। लेंथ उतना ही रहेगा। बात समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ये चीज़ है। तो लगभग मैंने सारी चीज़ कवर कर दी है। अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछा जा सकता है, ये मैंने पूरे एडवांस चीज़ों को लेकर के कवर करा दिया है। अब दो नॉर्थ पोल और दो साउथ पोल आपस में आएंगे, मतलब दो बार मैग्नेट्स इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा वो भी मैं बता ही देता हूँ। बेसिकली वो क्वेश्चन होता है, मान लो कि एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ, कुछ बोल रहे हो? चलो देखो इधर, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अरे म्यूट कर लो। तो इस एग्जांपल में ऐसा दिया गया है कि ये दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखा गया है इस तरीके से, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, ये तुम्हें बताना है। दूसरा चीज़, अगर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा तो कितने फोर्स से करेगा ये भी तुम्हें बताना है। इसका m1 दे रखा है और इसका m2 दे रखा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको वापस इरेज करके छोटा बना देता हूँ, क्योंकि कुछ अप्रॉक्सीमेशन भी इसमें लेने हैं। जैसे कि हमारे पास एक बार मैग्नेट छोटा सा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1, और इस जगह पे एक दूसरा बार मैग्नेट डेट इज़ m2 का है, और इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल कुछ इस तरीके से। तो तुम मुझे बताओ, इसको ये दोनों अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को या रिपेल करेगा? पहला चीज़ तो ये बताओ, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे हम लोग, माइनस साइन वगैरह रिपेल करेगा। हाँ, रिपेल। किसी किसी जगह पे तुम्हें माइनस साइन के साथ फार्मूला वगैरह दिया जा सकता है, लेकिन मैं जनरली माइनस साइन वाले फार्मूलेज को प्रेफर नहीं करता हूँ। हमेशा साइन मैं खुद से डिसाइड करता हूँ। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज़ गिवन r, ये r डिस्टेंस गिवन है, और ये जो डिस्टेंस है काफ़ी बड़ा है इसके मैग्नेटिक लेंथ से। r इज़ मच ग्रेटर देन l, दोनों के L1 और L2 से बड़ा है। तो पहले तो ये बताओ, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा, है ना? तो चाहे तुम 1 पे बोलो चाहे 2 पे बोलो, दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा सिस्टम पे, और वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस पे जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर इस पे फोर्स मैं F2 बोल रहा हूँ और इस पे F1 बोल रहा हूँ, तो मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ से बोल सकता हूँ, दिस F1 और F2 जो होगा मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, है ना? तो ये F2 होगा कितना, है ना? मुझे F2 निकालना है कि ये F2 होगा कितना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट वाला डायपोल बनाया था उसके कारण से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ। तो इसका ये हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन,
और ये एक्सियल। तो ये हमारा एक्सियल पोजीशन पे और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा हुआ था। बताओ एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, बोलो। 2 kp upon r cube. के की जगह पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 pi हाँ के पी बाय आर 2 क्यूब mu naught upon 4 pi p m upon r cube. एम अपॉन आर क्यूब, ये चीज़ हमारा है ना। उसके बाद फिर क्या हाँ हो सर। जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकला। अब इस लोकेशन पे एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो ये एक केस हो गया डायपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म विच इज़ नॉट कांस्टेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट फोर्स ऑन द डायपोल इज इक्वल्स टू एम डी बी बाई डी एक्स। और यहाँ पे x नहीं है, r है, तो r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सही है क्या। तो m किसका आएगा, इसका m आएगा, लेकिन ये m2 है, तो मैं पुट कर लेता हूँ m2 एंड डी बी बाई डी टी, डी बी 1 बाय डी टी, दिस इज 1 बराबर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी बी बाई डी टी कितना आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाय आर क्यूब, आर रेस टू पावर -3। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3 सामने आएगा और ये -4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, -6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन आर रेस टू पावर 4। बोलो सही है क्या, समझ में आ रही है क्या। अब इसके वैल्यू को मैं इस जगह पे पुट कर लूँगा, हाँ f कितना आ जाएगा, सो f विल बी सर ऊपर dt क्यों लिखा है सर? ओ सॉरी डी आर है वो। सो f विल बी इक्वल्स टू m2 और माइनस साइन को हटा दो, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूँगा, 6 को भी कट कर लो फिर तो 3 म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू एम बाय आर रेस टू पावर 4। तो ये ऐसे करके लिखा जाएगा 3 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू m1 m2, ये है m1 m2 by r raised to power 4. So this will be the force on both डायपोल, दोनों डायपोल पे इतना फोर्स लगेगा। बात समझ में आई या नहीं आई। Yes sir. एक और कर लेते हैं। अगर बोला गया है कि ये एक डायपोल है और ये एक डायपोल है, बड़ा बन रहा है, छोटा कर लेता हूँ डायपोल, ये एक डायपोल और दूसरा डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, डेट इज़ परपेंडिकुलर, डेट इज़ परपेंडिकुलर। तो इस केस के लिए भी तुम्हें बताना है कि फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। इस केस के लिए भी तुम्हें क्या बताना है कि फोर्स ऑन द डायपोल कितना होगा। दिस इज m1 एंड दिस इज m2। सोचो ज़रा सा कैसे करेंगे। इसका नॉर्थ और साउथ इस तरफ दे देता हूँ, दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या करना चाहिए। देखो m2 वाले को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, क्या m2 का नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरफ है, बोलो।
तो इस Yes, sir. M2 का एक इक्वेटोरियल पोजीशन होगा और एक एक्सियल पोजीशन होगा, आया ना? Yes. दिस हाँ इज सर। व्हाट, दिस इज एक्सियल पोजीशन एंड दिस इज व्हाट, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल। और क्योंकि M इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो इस वाले पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैं फील्ड का पहले डायरेक्शन बता देता हूँ। जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा फील्ड का डायरेक्शन होता है, अगर M इस डायरेक्शन में है तो फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज इधर होता है, आया ना? याद करो। और B Yes, sir. एक्सियल था कितना, इक्वेटोरियल था कितना, KP/RQ, इतना था। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इस जगह पे B1 है और इस जगह पे B2 है। क्यों? क्योंकि तुम डिस्टेंस बढ़ा दिए हो, ये डिस्टेंस कम होगा और ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब फोर्स का डायरेक्शन बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा F1। और इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा F2। तो नेट फोर्स कितना होगा, हमें पता है F1 इज़ ग्रेटर देन F2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि B1 इज़ ग्रेटर देन B2 होगा। तो F नेट कितना हो जाएगा, F1 माइनस ऑफ F2। और एग्जैक्टली सेम जो डिफरेंशिएशन वाला काम करा था, अगर उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमारा यहाँ से भी जो आंसर निकल कर के आएगा वो M dB/dx निकल के आएगा या फिर dB/dr निकल कर के आएगा, जो भी बोलो। तो हमारा फॉर्मूला सेम आता है, इस बात का ध्यान रखना, चाहे तुम्हारा लेंथ के करस्पॉन्डिंग हो या फिर परपेंडिकुलर हो, फार्मूला हमारा सेम होगा। तो फोर्स अगर मुझे निकालना है तो F कितना हो जाएगा, ये वाला है M1, इधर आएगा M1 और dB/dr इस जगह से निकाल लेता हूँ। ऊपर हम लोगों ने dB/dr निकाला ही था, ये 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा -3, तो 3 सिर्फ रखता हूँ मैं, M/r³ माइनस साइन एज इट इज़, मैं उसको पॉजिटिव कर लूँगा, वो तो डायरेक्शन के लिए है सिर्फ। तो कितना आएगा ये, μ0/4 पाई इंटू 3M/r³, और ये होगा M2 वाला। कितना आएगा आंसर, μ0/4 पाई 3M1 M2/r³, दिस विल बी द फोर्स। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। तो अगर इस सिस्टम पे तुम बोल रहे हो कि नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस सिस्टम पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। आएगा ना, क्या बोलो? R⁴ आएगा ना? हाँ, R⁴ होगा। R⁴ होगा, ठीक है क्या? अब ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। जनरली जितना हो सकता था मैंने रिवाइज़ करा दिया। इसमें कुछ एनर्जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ SHM के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये डायपोल को रख देंगे तो बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा, या फिर ये जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका ओमेगा कितना होगा। ये सारे क्वेश्चंस वगैरह जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैट में भी कराया जाता है। तो लगभग मैंने सारी चीज़ कंप्लीट करा दी है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इफ़ेक्टिव वाला जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।